तो अभिषेक जी आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक्सपोर्ट की कुछ जानकारियाँ आपसे लूँगा और बहुत सारी मेहनत करके आया हूँ सिर्फ आपसे उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो काफ़ी नए एक्सपोर्टर्स हैं, नए उद्यमी हैं, नए मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कुछ चीज़ें। तो आज मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके आपको बुलाया है इस पॉडकास्ट में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले कि एक्सपोर्ट को लेके हम क्या समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस कब से चला आ रहा है और उसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में निर्यात बोलते हैं, ये आयात निर्यात पिछले कई दशकों से चला आ रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी और उससे भी पहले से। जो फैक्चुअल डेटा अगर और रिसर्चर्स की बात माने तो जो समुद्रगुप्त और चित्र जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ये ट्रेड और उससे पहले से चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ओवर द ईयर्स चीज़ें बदली, ट्रेड के पर्यायवाची बदल गए और ट्रेड के जो परफॉर्मेंस है वो बदल गई। तो अगर इस चीज़ को समझा जाए तो हिंदुस्तान में आयात निर्यात दशकों से होता चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये कभी भी ना ख़त्म होने वाला व्यापार है। तो इसे कोई भी शुरुआत कर सकता है कि इसमें कोई क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, एक क्राइटेरिया होता है इसको करने के लिए? इसका जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है उदय जी, वो है ग्लोबल माइंडसेट। जिस भी इंसान ने ग्लोबल माइंडसेट डेवलप कर लिया, जिस इंसान ने अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर ली कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो प्रॉपर्टी उसको चाहिए, वो डेवलप कर ली, तो वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का इतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं रह जाता। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में आपकी इतनी पुरानी इंस्टीट्यूट है, तो उसमें कभी कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आया जो पढ़ा लिखा कम हो बट वो सक्सेसफुल निर्यातक बन पाया हो? जी, मेरे पास 16 वर्ष के भी युवा एंटरप्रेन्योर आए जिन्होंने पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा एकेडमिकली कुछ नहीं कर रखा था, बावजूद उसके, क्योंकि कानपुर शहर से मैं हूँ और कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, तो उन्होंने सोर्सिंग करके लेदर की जैकेट्स को कनाडा और आपके यूएसए और दुबई में एक्सपोर्ट करके ऐसे बनाए। तो इसमें क्या राइट प्रोडक्ट, जैसे आपने बताया कि लेदर प्रोडक्ट तो एक हो गया, इसमें राइट प्रोडक्ट जैसे हर स्टेट का अपना एक अलग मेन प्रोडक्ट होता है, तो उसको चुनने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है? देखिए, जो हमारी ज्योग्राफी है उस प्रोडक्ट भी कई बार उससे रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको राइस के लिए एक्सप्लोर करना है तो आप या तो वेस्ट बंगाल साइड में जाते हैं या फिर आप सोनीपत पानीपत वाली बेल्ट को चूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्याज करना है तो आप महाराष्ट्र की नासिक बेल्ट पे जाते हैं। तो हर प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टेट वाइज डेटा उसका अवेलेबल है कि वहाँ के बोलते हुए प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे हाई डिमांड रहती है, काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो करते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट की काफ़ी हाई डिमांड होने की वजह से हाई कंपटीशन भी हो जाता है, तो इसमें जो नए निर्यातक हैं वो कैसे अपनी जगह बना सकते हैं? देखिए, नए निर्यातक, अब मैंने जो बोला, सबसे पहले ग्लोबल माइंडसेट रखें, एक क्लैरिटी रोड मैप रखें। एक्सपोर्ट की शुरुआती एक्सपोर्ट प्लानिंग से होती है। प्लानिंग में आपको ये समझना होगा कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उन रिसोर्सेज के माध्यम से हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट जर्नी को पूरा करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे कोई ऑर्डर मिल गया तो मैंने सक्सेस अचीव कर ली। मेरा ये कहना है कि आपको कोई ऑर्डर मिल गया वो खाली सक्सेस नहीं है आपने उस ऑर्डर को लेकर के उसकी एक सक्सेसफुल डिलीवरी कर दी, वो भी सक्सेस नहीं है। जो मेन सक्सेस आती है, मेन सक्सेस कम्स फ्रॉम रिपीट ऑर्डर्स, यानी कस्टमर ने आपको रिपीट ऑर्डर किए। जब आपके पास रिपीट ऑर्डर आने लगेंगे तो वहाँ पर एक बॉन्डिंग बन जाएगी और फिर आपकी जो एक्सपोर्ट साइकिल है वो और तेजी से चलेगी। मतलब कंप्लीटली डोमेस्टिक माइंडसेट और ग्लोबल माइंडसेट में पूरा बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। जी, बहुत अंतर है। और इतना अंतर है कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपको एक सबसे पहले जो चीज़ अपने अंदर डालनी होगी वो होगा कमिटमेंट। मतलब कमिटमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कि अगर आपने किसी को ये बोल दिया कि हाँ, मैं आपको
ये डिलीवरी डेट तक क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ, या आपने जो भी क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉमिस कर रखे हैं, या आपने जो प्रोडक्ट दिखाया है आपको वही एज इट इज़ ही अपने बेस्ट एफर्ट डालने हैं, बेस्ट एंडेवर्स करने हैं कि वो सामने वाले को मिले। वहाँ पर कोई भी हैंकी पैंकी और ग्रे चीज़ें जो है वो नहीं चलेंगी। हमारे इंडिया में तो जैसे काफ़ी लोगों की आदत भी है कि बोलेंगे 2 मिनट तो आएंगे 10 मिनट में, और काम कोई कहेंगे 100 रुपये का तो बाद में कर देंगे 2000 रुपये का। तो क्या ये एक्सपोर्ट मार्केट में, एक्सपोर्ट बिजनेस में, जैसे आपने बताया कि काफ़ी कमिटेड रहना पड़ेगा, तो क्या आप अपनी तरफ से ये बता सकते हैं कि कोई केस स्टडी आपके पास रही हो जो कमिटमेंट की वजह से सब कुछ खराब हो गया? हाँ देखिए, जब आपको कोई मान लीजिए ओवरसीज से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए जर्मन किसी बायर ने आपको एक पीओ दिया जी, और उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आप मान लीजिए उससे आप कुछ क्लॉक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फैंसी मेरे व्यूअर्स के लिए मैं ज़रा पीओ को थोड़ा क्लेरिफाई करवाना चाहता अब पीओ का मतलब है, अगर आपको परचेज ऑर्डर मिला है, जी। एक ओवरसीज बायर ने आपको पीओ यानी परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, तो उस परचेज ऑर्डर में वो अपनी टर्म्स लिखेगा कि भाई मेरे को इस क्वालिटी का माल चाहिए, इस रेट पे चाहिए, इस पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक की डिलीवरी चाहिए, और वो इस सारी price चीज़ें पे उस पर चाहिए। मेंशन करेगा जी, जी। प्राइसिंग को लेकर के। तो आप उसे एक्सेप्ट तभी करो जब आपको लगे कि आप उन पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने जल्दबाजी में हेस्टली एक ऑर्डर को ले लिया और बाद में आप अपनी धज्जियाँ उड़वा रहे हो, तो वो चीज़ जो है आपकी रेपुटेशन प्लस कंट्री की भी रेपुटेशन को अफेक्ट करेगी। रीज़न भी क्योंकि एक एक्सपोर्टर सिर्फ एक एक्सपोर्टर नहीं है, वो एक वॉइस ऑफ नेशन भी है। बिल्कुल। तो जितने भी निर्यातक हैं वो इंडिया के, भारत के सारे निर्यातक पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके कंटिन्यूटी में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे आपने बताया कि गलत हो सकते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक बुरे हो सकते हैं अगर आप किसी भी पार्टी के साथ, बाहर की अपने जो बायर हैं उनके साथ आप फ्रॉड करते हो? दूसरा कि अगर एक्सपोर्टर, जैसे आप बता रहे हो कि हमारे नेशन की वॉइस है, तो किस तरीके से हमारी वॉइस है, किस तरीके से वो इकोनॉमी में हेल्प करते हैं? ये 2 अलग-अलग क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें स्प्लिट करके एक-एक करके बताऊँगा। बिल्कुल। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक्सपोर्टर है, नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसने एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड बायर से एडवांस पेमेंट ले लिया और उसे कुछ सेटलरी आइटम्स जो है एक्सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया कि मैं आपको इन रेट्स पे दे दूंगा। जी, एडवांस पेमेंट यानी पैसा आपको पहले मिल गया है। बिल्कुल। पैसा आपको मिल गया और पैसे की खासियत ये है कि अगर आपने उसको सही तरीके से नर्चर नहीं किया और जिस चीज़ के लिए मिला है वहाँ पर नहीं स्पेंड किया, तो वो फिर आप उसको अपनी इनकम समझ जाते हैं और उसको आप यूज अलग मिस हैंडल करने लगते हैं। में और उसका नतीजा ये हुआ कि एडवांस मिले पैसे को उन्होंने आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जब उन्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस करनी पड़ी तो वो फिर उस बाहर से कम्युनिकेशन उन्होंने स्टॉप कर लिया, उसको रिस्पांस नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी एम्बेसी को बोला और एम्बेसी से इंडिया पे बात आई और फिर उन एक्सपोर्टर्स के दरवाजे तक पुलिस पहुंची। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो एक तो रेपुटेशन का लॉस है, इसके साथ साथ एक ये भी हो जाएगा कि एक इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो एक अनरिलायबल एक्सपोर्टर बन गया उस कंट्री के लिए। अच्छा, आजकल मैंने तो न्यूज़ में भी सुना है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स आर अनरिलायबल एक्सपोर्टर्स, तो इसमें इतना बड़ा फैसला या इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो हमारे लिए दी जा रही है एक्सपोर्टर्स के लिए, तो वो क्या रीज़न हो सकता है बेस्ट? देखिए, इसमें तो एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोमिनेंट रीज़न है ना, वो एक माइंडसेट सही होना बहुत ज़रूरी है। उस माइंडसेट का मतलब यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको मान लीजिए कोई ऑर्डर मिला हुआ है, अब उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले आप उसके सारे प्रॉस एंड कॉन समझ लीजिए। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो उसको बहुत बेहतर तरीके से खुद समझ सकते हो, तो आप समझो नहीं किसी अटॉर्नी के थ्रू या अपने लॉयर के थ्रू उसकी मीनिंग्स को समझते हुए चलो। आप बाद में ये नहीं कह पाओगे कि नहीं मेरे को तो मतलब नहीं समझ में आ रहा था, या कोई बैरियर इस तरीके का था कि आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, तो वो एक्सेप्टेबल फिर नहीं हो पाती है। तो आप पहले चीज़ समझ लीजिए, अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। अच्छा, तो इसमें जो नेक्स्ट सवाल मेरा ये आपसे रहेगा कि एक एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है, आपने बताया था एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। तो एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन में शुरुआत में सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको DGFT से मिलने वाला IEC कोड, जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं, वो अप्लाई करना पड़ता है। ये DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है।
इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो दो मेन की प्लेयर हैं, दो की महकमे हैं, वो है एक डीजीएफटी और दूसरा है कस्टम्स। कस्टम्स पहले आता है क्योंकि कस्टम्स एक्ट 1962 से चल रहा है और डीजीएफटी आया है 90s के बाद। 90s के बाद में तो 92 के बाद देश का डीजीएफटी का मतलब जो है 90s के उसमें हुआ है और इससे पहले ये डीजीएफटी नहीं था। ये बात भी आपको ये दर्शकों को पता करनी चाहिए कि बिफोर डीजीएफटी एक क्या सेटअप था जो यहाँ पर चल रहा था। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पर मतलब क्योंकि तब बांग्लादेश इंडिया एक ही में था, बांग्लादेश और इंडिया एक ही में था। तो एक महकमा था चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो आज भी बांग्लादेश में काम कर रहा है। तो वही चीज उसका रोल होता था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी जिन्हें बोलते हैं, उनको रेगुलेट करने का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जी। बाद में ओवर द ईयर्स डीजीएफटी की स्थापना हुई, एक स्पेसिफिक वो बनाया गया महकमा कि जो फॉरेन ट्रेड को देखेगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाएगा और ट्रेड को आगे बढ़ाएगा, ट्रेड को फैसिलिटेट। जी। तो डीजीएफटी और कस्टम्स, इंडियन कस्टम्स, बोथ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। ये दोनों महकमे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्टर नहीं हुआ जो इनसे परिचित ना हो, जो इनसे मुखातिब ना हो। तो इसमें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत मायने रखते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशंस अलग अलग हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही होने चाहिए, जिसमें प्रोफार्मा इनवॉइस और कॉमर्शियल इनवॉइस आ जाती है। फिर बिल ऑफ लीडिंग को समझना पड़ता है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और इसके बाद जो है हमारे पास और डिफरेंट तरीके के फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जैसे तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए, किसी ड्रग हाउस से परमिशन चाहिए या किसी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन से कंसेंट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग चेंज होते हैं और कुछ फिक्स रहेंगे, जैसे कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये तो ये रहेगा फिक्स, लेकिन इसके अलावा प्रोडक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स बदल सकती है। डॉक्यूमेंट्स की गलती कितनी भारी पड़ सकती है? अगर एक डॉक्यूमेंट में आपने कुछ भी गलती कर दी तो वो कितनी भारी पड़ सकती है? मैं इस बात को एक बहुत शानदार एग्जाम्पल से बताऊंगा। रियल केस स्टडी है गुजरात की। गुजरात के एक नए इम्पोर्टर ने ये सपना देखा और इसको ये एहसास हुआ कि अगर मैं थाईलैंड से कुछ स्क्रैप इंपोर्ट कर लूँ, कुछ ब्रास वायर इंपोर्ट कर लूँ, तो मैं बहुत अच्छे पैसे मार्जिन बना सकता हूँ। और उसके चलते हुए वो कुछ B2B पोर्टल्स पे गया और वहाँ पर उसे एक फेक सप्लायर मिल गया, जिसके साथ उसने अपना इनिशियल संवाद शुरू कर दिया। उसमें उसका डिस्कशन हुआ और वो स्कैमर्स ने, वो जो फेक सप्लायर्स हैं, उन्होंने इमेजेस और वीडियोस भेज करके उसका क्योंकि वो जो नया आदमी होता है ना उदय जी, उसमें उत्सुकता बहुत ज़्यादा और वो इतना ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, उसको इमीडिएटली वो पिक्चर बनाने लगता है इमेजिनेशन में कि हाँ मैं फटाफट ये सारी चीज़ें कर लूँगा और इम्पोर्ट करके एक अच्छा मार्जिन बना लूँगा। जबकि रियलिटी जो है वो ग्राउंड चेक एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट ही कर पाएगा, जो देखेगा कि हाँ सप्लायर का बैकग्राउंड है क्या, ये कब से काम कर रहा है, इसने कितनी डिलीवरीज दी है, आप समझ रहे ना, उसके लाइसेंसेस क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको और लगभग सब लोगों को ये जानना चाहिए कि कोई भी सप्लायर रियल है कि नहीं। आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। हम लोग इसीलिए एक सप्लायर्स की चेकलिस्ट बनाते हैं, जिससे उसी सप्लायर से फिलअप कराते हैं कि आप मेरे को बता करके दो कि आप इनमें से इनपुट्स में कौन कौन से आप मैच करा पा रहे हो। ओके, समझ गए। तो अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हमने बात करी कि डॉक्यूमेंट गलत होने की वजह से क्या होता है और किन किन चीज़ों के, जी वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई, मैं उसको थोड़ा पूरा कर दूँ। तो उस केस में क्या हुआ कि गुजरात का जो वो बंदा था उसने थाईलैंड के सप्लायर से बात करी। अब बात करने के बाद यहाँ पर गेम ये हो गया कि उस फेक सप्लायर ने एक प्रोफार्मा इनवॉइस यानी PI शॉर्ट में बोलते हैं, वो उसको भेज दिया और बोला कि भाई ये लो, इसका पेमेंट करो और तुमको मैं बहुत सस्ते दामों में स्क्रैप प्रोवाइड करूँ। अब उस गुजराती बंदे ने क्रॉस चेक नहीं किया क्योंकि उसके दिमाग में वही पट्टी बंधी हुई थी कि नहीं मेरे को तो ज़्यादा मिल रहा है, और वो इस चीज़ को किसी के साथ रिवील भी नहीं करा। देखिए कितना बढ़िया एक ऐसा ट्रैप बना देते हैं, सामने वाला सोचता है किसी को अगर मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी
तो वो उसका फायदा ना उठाने फायदा जाए। ना उठाने। तो उन्होंने क्या किया कि सारी चीज़ों को मतलब कंसील कर दिया, और कंसील करते हुए तुरंत जो 30% एडवांस मांग रहा था वो एडवांस पेमेंट दे दिया, और एडवांस पेमेंट देने के बाद वो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, फेक बीएल दे देते हैं, फेक ट्रांसपोर्ट के सारे पेपर दे देते हैं, और गेम यही नहीं खत्म होता, उसके बाद गेम शुरू होता है कि वो आपको एक फेक पोर्टल तक दे देते हैं। मीन्स फेक पोर्टल का मतलब कि आप वो बीएल नंबर डालोगे तो उसमें कुछ मूवमेंट भी दिख रहा होगा कि हाँ अभी वो लैम्पचेबेंग पोर्ट पे है, फिर उसके बाद वो इस पोर्ट पे पहुंच गया, तो सामने वाले को बिल्कुल कस देते हैं इस तरीके से कि वो एंड तक कुछ नहीं कर पाए। वो 30-40 दिन 25-30 दिन तो ट्रैजिक टाइम में ही वो भटकता रह जाता है, और तब तक चीजें डेली उसके हाथ से फिसल चुकी हुई होती है। मतलब वो डेली खुश होता रहता है अपने शिप को आते हुए देख के, हाँ, और वो आएंगे। यस यस एग्जैक्टली ऐसा ही है। और वो क्योंकि उनका पूरा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है, और वो इतने प्रोफेशनली चाल चलते हैं कि यूजुअली नए इम्पोर्टर, और आप मेरा पढ़िएगा कहीं आर्टिकल में मैंने लिख रखा हुआ है कि नए इम्पोर्टर्स हर साल $1 मिलियन जो है वो इसी में स्कैन में खर्च कर देते हैं। आप थाईलैंड पेपर स्कैन जो AA पेपर का था वो मैंने वो मतलब आप 2018 में रिवील किया था, उसमें भी पूरा यही सिस्टम था। लोगों के दिमाग में एक पिक्चर भर दी रील के माध्यम से, और ऐसे कि पेपर इंपोर्ट करके तुम लाखों करोड़ों रुपए बना लोगे। अब जितने लोग हैं उनको लगा यहाँ पेपर इज सॉलिड है नहीं, लेकिन अब उन्होंने फैक्ट्स फाइंडिंग नहीं करी। फैक्ट्स फाइंडिंग ना करने का रीजन ये हुआ कि वो उसी जाल में फंस जाते हैं। ग्रेड भी एक तरीके का ग्रेड क्योंकि वो पता है ना क्यूरियोसिटी है, अब क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो रही है तो सामने लोग लगता है जल्दी से मैं इसमें पैसे बना लूँगा, और पैसे बना करके चीज़ को। अच्छा, इस कंटिन्यूटी में मेरे को एक सवाल आपसे और जो मेन आ रहा था कि कई लोगों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक सपनों की दुनिया है, और कई लोगों के लिए सपनों की दुनिया उनके लिए बहुत कठिन है इसको अचीव करना, और कुछ ऐसे भी प्रतिशत लोग हैं जो इसको बहुत इजी समझ के बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, और उसकी वजह से लॉस खा जाते हैं। तो मैं इसका पूरा ब्रेकडाउन आपसे समझना चाहता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से समझूँ। आपके क्वेश्चन का एक बहुत स्पेसिफिक आंसर है, और उसका नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपको SOP समझनी होगी, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रोसेस हो चाहे इंपोर्ट प्रोसेस हो। अगर आपने ये SOP समझ ली कि सप्लायर की फैक्ट्री में माल कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद से वो किन रूट्स के माध्यम से किन डिपार्टमेंट में जा रहा है, कस्टम क्लियरेंस कैसे हो रहा है, फिर वो ड्राई पोर्ट से गेटवे पोर्ट कैसे पहुंच रहा है, फिर उसके बाद वेसल से बर्थिंग होकर के फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को अगर आप फॉलो करोगे तो चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे कि आपको मतलब जो है चैलेंज मिटिगेट कर पाओगे। चैलेंजेस तो रहेंगे लेकिन आप उससे मिटिगेट कर दोगे। अच्छा, तो जैसे कि कई लोग, अभी आपने जैसे उससे इस बात से पहले आपने बताया था कि कई लोग बड़ा प्रॉफिट देख के घुस जाते हैं चीज़ों को करने के बिना फैक्ट्स को ध्यान दिए। तो जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन और था कि कुछ लोगों के लिए सपनों की दुनिया है, और उनके हिसाब से ये करोड़ों अरबों का बिजनेस है, तो जो कि है भी, बट इसके साथ जिम्मेदारियाँ क्या क्या आती हैं? देखिए, अगर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस को कर रहे हैं, चाहे आप एक्सपोर्टर हो या इम्पोर्टर हो, आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पेमेंट टर्म्स को लेके, प्रोडक्ट की एनालिसिस को लेकर के, डिलीवरी को लेकर के, और जो आपकी टीम बनाओगे, जो आपके लॉजिस्टिक्स को देख रही है, आपके साथ जो फ्रेट फॉरवर्डर जोड़ रहा है, उनको लेकर के एक सामंजस्य बेहतर होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें, ये इट्स लाइक ए प्लेइंग विद पियानो, यू कांट प्ले अनलेस कि आपको पता है कि किस नोट पे क्या बजेगा, क्या हो जाए, बिल्कुल भी ठीक है ना। तो उस तरीके का एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा आपको, और पूरा एंड टू एंड प्रोसेस जो है आपको अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ेगा, और अपने इंटरेस्ट को सबसे मतलब जो है आपको उस पर फोकस करना होगा। क्योंकि कई बार आपको बताऊं, जो मेन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कई बार शुरुआत में 1-2 ट्रांजेक्शन अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ऑर्डर मिल गया, 2-3, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहाँ पर लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के 2-3 ट्रांजेक्शन कर लिए सक्सेसफुली, और उसके बाद एकदम से प्रॉब्लम इमर्ज होने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्रस्ट को जो गेन करना था, उसके कुछ लेवल्स के पड़ाव को अचीव कर लिया। अब वो लेवल जब अचीव हो गया, क्योंकि 2-3 बार आपको पेमेंट मिल चुका है, तो आपका भी एक सिस्टम बन गया कि हाँ जी, ये पार्टी तो सही है। हाँ। अब उसने पहले आपको $5,000 का पेमेंट किया, फिर $10,000 का पेमेंट किया, फिर 15,000 का किया,
फिर एकदम से बड़ा ऑर्डर दे दिया 50,000 और सारा पैसा दबा दिया। तब फिर आपको, क्योंकि अगर आप SOP फॉलो कर रहे हो तो चाहे वो 5,000 का करे, चाहे 50,000 का करे और चाहे $5 लाख का करे, आप प्रोसेस पे तो प्रोसेस जैसे आपने पेमेंट के बारे में बताया, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें बायर ढूंढते समय चेकलिस्ट का ध्यान देना है, सप्लायर में भी हमको चेकलिस्ट का ध्यान देना है, और क्या हमें पेमेंट में भी चेकलिस्ट का ध्यान देना है कि हम कौन सी पेमेंट्स को कर सकते हैं? एग्जैक्टली। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा वो बहुत बड़ा आई ओपनर है, और ऐसा आई ओपनर है कि आपके दर्शकों को भी ये बात पता चलनी चाहिए, और बहुत माइन्यूटली चीज़ है इसके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ, और बहुत आपको मजा आएगा इसको सुन करके। एक केस मैंने देखा, जो भी आपको बताया, एक केस था, उस केस में इतना स्मार्टली सप्लायर ने गेम खेला। जो बायर था वो था काबुल का, अफगानिस्तान का। वो जो बेरिंग्स होती हैं उन पे डील करता था, और उसके साथ चाइनीज स्कैमर ने गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी कैसे करी? उसने पहले 2-3 छोटे छोटे आइटम्स मंगाए, वो सारे आइटम्स बहुत कम रेट पर उसको दे दिए। अब उसको मजा आने लगा इम्पोर्टर कि यार मैं तो बहुत बढ़िया रेट में चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। फिर छोटे छोटे ऑर्डर्स की 3-4 ट्रेन चली, और उसके बाद एकदम से उस इम्पोर्टर ने बड़ा ऑर्डर दे दिया। जब बड़ा ऑर्डर जैसे दिया, जब वो अमाउंट सिग्निफिकेंट बन गया, तो वहीं पे उन्होंने स्मार्टली काम करा स्कैमर्स ने। उन्होंने बोला कि ऐसा है, मैं फॉरेन करेंसी के मार्कअप के नाम पर आपका 5% का खर्च आ जाएगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो करेगा तो उसमें एक मार्कअप का खर्च आ जाएगा, तो क्यों ना आप इस कंपनी के अकाउंट में पैसे ना डाल करके मेरे अकाउंट में डाल दो। अब उनके बीच में उसे लगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 5% बच जाएगा। 5% इज ए गुड मार्जिन अगर आप अच्छे वॉल्यूम में काम कर रहे हो। और यही वहाँ पे एक स्लिप उसके लिए हो गई, उस इम्पोर्टर के लिए। उसने पेमेंट कर दी, और करने के बाद फिर वो सप्लायर जो है वो साइलेंट हो गया। हाँ, थोड़ा सा टालता रहा चीज़ों को। 1-8 महीने उसने खींचा। ये बायर जो थे थोड़ा सा मतलब एक्टिव थे, तो इन्होंने चाइना में विजिट भी किया। ये गए भी, वहाँ की पुलिस से मिले। इवन इसमें मज़ेदार बात ये है कि वहाँ की पुलिस भी आ गई, उस बंदे को भी आके, तीनों लोग बैठे भी रहे, और एक पेपर पे ये एग्रीमेंट हुआ कि हाँ मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा पुलिस के सामने। तो वो वहाँ से लौट करके वो कागज लेकर के चले आए कि ठीक है मेरे को पैसे मिल जाएंगे। और बाद में उन लोगों ने आपस में क्या साठ-गांठ करी, और फिर वो कुछ नहीं हुआ। अब एक बार की ट्रैवलिंग में भी लाख रुपए का खर्चा आ गया, बिल्कुल। तो और वहाँ की जो लीगल एक्टिविटीज करने में भी खर्चा होगा जी। पर आप एक बात ये समझ लीजिए कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है ना, वो अपने लोकल लोगों को ही फेवर है, सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मतलब अगर आप इंटरनेशनली सतर्क नहीं रहते हो तो सबसे अवेयरनेस जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको डॉक्यूमेंट को देखने की समझ होनी चाहिए, उसे चेक करने की समझ होनी चाहिए, उसकी जो बारीकियां हैं कि कोई एक सिंगल मिस्टेक भी जो है पूरी चीज़ों को बदल सकती है। आपने HSN कोड ही गलत ले लिया। दर्शकों की समझ के लिए बता देते हैं, HSN कोड एक इस तरीके से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के कोड होते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे कैश्यू नट, अब कैश्यू नट को इंडिया में काजू बोला जाता है, सबको पता है जी, लेकिन इसको हैदराबाद में और आपके जो लोअर बेल्ट है वहाँ पर जिड़ी पप्पू बोलते हैं। ये बात लोगों को नहीं पता है। समझिए, जो साउथ एरिया है वहाँ जी पे जी, हैदराबाद में और जो आपका लोअर बेल्ट का एरिया है वहाँ पे इसको जिड़ी पप्पू बोलते हैं। अब ये बात तो उन्हें पता नहीं। अब उन्हें नहीं पता तो जो ऑर्गेनाइजेशन है कस्टम्स की, उन्होंने एक कोड बना दिया कि भाई हम चीज़ों को उनके नाम से नहीं जानेंगे, हम उसके नंबर से जानेंगे। अब वो नंबर में भी बहुत तरीके के गेम्स होते हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। उसमें चैप्टर्स आ गए, हाँ, चैप्टर हैं, सेक्शंस हैं, कौन सा प्रोडक्ट इस कैटेगरी, यस ठीक है, समझ एग्जैक्टली। तो इसमें जैसे कि हमने HSN कोड के बारे में बात करी, अवेयरनेस के बारे में बात करी, अब मैं इसमें बात करने जा रहा हूँ कि बायर्स के बारे में। जो सबसे बड़ा मेन जो इसमें गेम है तो वो बायर्स का है। बायर्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है एक नए बिगनर एक्सपोर्टर के बारे में? देखिए, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपके माइंडसेट और आपका जो फ्रेमवर्क है वो सॉलिड होगा तो बायर विल सर्टेनली अप्रोच यू। आप आ जाओगे, पहले दिखो तो कहीं पे। ठीक है, समझ गया। दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? दिखने के लिए आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स पर
अपने आप को प्रेजेंट दिखाना पड़ेगा। समझ गया। तो मतलब जैसे इसमें कुछ अगर मैं आपसे चेकलिस्ट जानना चाहूँ कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए अगर आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए ऐसी चेकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगी। वही करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही चेकलिस्ट बता दे और वो कुछ सब कॉमन जगह पे पॉइंट्स, हो जाए। कुछ कॉमन पॉइंट्स। लेकिन अगर एक जनरल सेंस में बात करी जाए, एक बिल्कुल धरातल पे चीज़ों को समझा जाए, तो आपको जो प्रोमिनेंट वेबसाइट्स हैं जिनमें लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मेरे को बायर मिल जाएगा, वहाँ पे फेक बायर्स बैठे होंगे। अब फेक बायर और एक्चुअल बायर के बीच का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप? बिल्कुल। आपके अंदर अभी वो चीज़ तो आपने डेवलप करी नहीं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाँ, फेक बायर है या मतलब रियल बायर। रियल बायर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई ऑर्डर मिल रहा है, गेटिंग एन ऑर्डर इज नॉट ए सक्सेस। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि उनको लगता है मेरे को ऑर्डर मिल गया और ऑर्डर मिलने का मतलब सक्सेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस यहाँ पर नहीं है, ऑर्डर मिलना कोई सक्सेस नहीं है जब तक कि वो सक्सेसफुली रिपीट ऑर्डर में है। हाँ, जब तक सक्सेसफुली एक रिपीट ऑर्डर में। एग्जैक्टली। समझ गया मैं। और अभी मैं आपको बताऊं तो मार्केट में स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का भी एक पूरा प्रोसेस होता है लेंथी। कंपनीज भी जिनके साथ जुड़ना चाहती हैं तो उनका भी एक बैकग्राउंड चेक करती है, कैसे लोग हैं, किस तरीके का है, कोई इसने कोई बड़ा स्कैम तो नहीं कर रखा। तो उनके पास अपने टूल टेक्निक्स रहते हैं। अच्छा, जैसे कोई अपने बायर को अप्रोच करना चाह रहा है और वो अभी जस्ट एक एक्सपोर्टर की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, वेबसाइट बना के सब चीज़ें करके, तो उसके वो अपना ट्रस्ट बिल्ड कैसे कर सकता है? वो कैसे अपने आप को ऐसे दिखा सकता है, जैसे आपने बताया स्क्रीनिंग चेक करी जाती है, तो वो कैसे अपने आप को ऐसे दिखा सकता है कि उसके साथ लोग काम करें? देखिए उसके लिए हर बिजनेस की एक स्टोरी होती है। समझ। हर बिजनेस की एक स्टोरी है और हर बिजनेस में एक यूनिक फैक्टर है। मान लीजिए एक फुटवेयर इंडस्ट्री से आप हैं और फुटवेयर इंडस्ट्री में तो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हर बिजनेस का कोई एक ना एक ऐसी महीन चीज है कि जो उसको दूसरों से थोड़ा आगे ले जाए, यूनिक। चाहे हाँ यस उनकी यूएसपी कुछ भी हो सकती है, मे बी बिहेवियर वाइज वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। हाँ, समझ गया। आप समझ रहे हैं? मतलब ऐसा भी है, कई बार क्या होता है ना, लोग सक्सेस को इस तरीके के पैमाने पे ला देते हैं कि जैसे कोई बहुत हाई उस पर पहुंचा, अब वहाँ पर अगर उसने अपने बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी या कोई बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाने लगा तो भी चीज़ें वो धरातल पे आने लगती हैं, फिर वो फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब एक सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट माइंडसेट के साथ जब आप चीज़ों को करोगे तो वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो इसमें जैसे हमने बायर से अप्रोच किया और बायर ने मुझ पर ट्रस्ट भी किया, और बायर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व करता है जो एक नए एक्सपोर्टर को गलती बात करते समय या बायर से डिस्कस करते समय नहीं करनी चाहिए? आप बोलिए कम। ओके। बहुत बार जो हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं, जो प्रॉब्लम बन जाती है वो ये होती है कि हमारा ओवर एक्साइटमेंट हमें खा जाता है। समझ गया। मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है आप बस उतनी तक ही चीज़ों को लिमिट में रखिए। जहाँ आप ओवर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे आप रपट जाएंगे और फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे और फिर दोबारा उठने में तकलीफ होगी। तो एक ये सवाल इसी बायर ट्रस्ट के साथ ही है कि जैसे अब हम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कोट कर रहे हैं, तो उस प्राइस को कोट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं, जो बहुत चीज़ें जोड़नी ज़रूरी हैं उस प्राइस को कोट करते समय? देखिए एक चीज़ है प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है सर। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें एक फिक्स कॉस्ट है हाँ और एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये यहाँ पर जो हम चूक कर जाते हैं वो ये हम अपने ओवरहेड्स पे, यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लेबर है और खर्चे, उनको सही से समझ नहीं पाते। तो इसके लिए आपको किसी बेहतरीन फाइनेंशियल कंसल्टेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपकी पर यूनिट कॉस्टिंग आपको बताए। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स के खर्चे, डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे, कस्टम क्लियरेंस के खर्चे और कौन सी डिलीवरी टर्म्स आप ले रहे हो वो सब आपको समझें। अच्छा, जैसे आपने बताया, देखिए अभी तक तो हमने जितनी चीज़ों के बारे में बात करी वो सब की सब बिल्कुल ज़रूरी है, बट इनके साथ अभी आपने ऐसे बोला डिलीवरी टर्म्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पेमेंट्स और प्राइस कोड करने में। जी,
मान लीजिए एग्जांपल से बात को समझा रहा हूँ, आप शूज़ बना रहे हैं। जी एक शूज़ को बनाने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब आपको जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही जी। है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, मान लीजिए आपको पड़ रहा है वो $20 का। अब $20 का आपने शूज़ बनाया, अब $20 उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। समझ यानी उसने बोल रखा है जो एक्सपोर्टर है कि भाई एक्स वर्क प्राइस हमारे हैं ये $20। यानी आप आओ मेरी फैक्ट्री से माल उठाओ, लेकर के जाओ, सारा जो प्रोक्योरमेंट है, सारी चीज़ें एंड टू एंड फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टम क्लियरेंस कराओ, फ्रेट फॉरवर्डिंग को मैनेज करो और फ्रेट बुक करके उसको ले जाओ। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैं आपको CIF दे रहा हूँ, ठीक तो है। वहाँ पर एक्सपोर्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाने लगता है। ओके, समझ वो गया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इंश्योरेंस भी ले रहा है, फिर वो आपको फ्रेट भी दे रहा है, ओशन फ्रेट भी दे रहा है। CIF में कहाँ तक शिपमेंट जा रही है? अगर एक एक्सपोर्टर की एंड से है तो वो कहाँ तक के लिए बेयर वो करना है cost? वो ओवरसीज में बायर का जो सी पोर्ट है वहां तक के लिए है। यानी एग्जांपल से अगर बताऊं, मान लीजिए किसी ने कानपुर उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट किया CIF के लिए, और CIF थाईलैंड है, लैमचेपेंग। तो लैमचेपेंग पोर्ट तक वो शिपमेंट का जो उसकी कॉस्ट है, उसका इंश्योरेंस है, और फ्रेट यानी ओशियन फ्रेट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इंडियन एक्सपोर्टर। अच्छा, इन्हीं इनको टर्म्स में पहले तो मैं जानना चाहूँगा कितने प्रकार के होते हैं ये, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि एक टर्म मैंने बहुत सुना हुआ है FOB करके, FOB फ्री ऑन बोर्ड। देखिए ये ना इनको टर्म्स का बैकग्राउंड समझिए अगर, तो इनको इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स बोलते हैं, और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक महकमा है इंटरनेशनल जो इसमें डील करता है, और वो ही ये चीज़ बताता है कि डिलीवरी टर्म्स कैसे कैसे बनेंगी, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ होगा, और बहुत डिटेलिंग है इसमें। तो जिनको भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से सीखना है, समझना है, एक्जिम कोच एकेडमी तो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इन चीज़ों को सिखाती है। आप सबका स्वागत है, आप वहाँ पर आकर के इसे सीख समझ सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो अच्छा, आपकी एकेडमी में जैसे कोई इनरोल करता है तो उसको प्रैक्टिकली नेगोशिएशन और कैसे बायर से बात करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है प्राइस करते समय, कोड करते समय, और इन सब चीज़ों की बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। देखिए ऐसा है ना, मेरे पास जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं ना, तो वो सबसे पहले जो उनके दिमाग में एक पिक्चर रहती है, वो ये बोलते हैं सर आप मेरे को बायर दिला दोगे। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ बायर, अगर तुम्हें बायर चाहिए कि तुम्हें ऑर्डर चाहिए, तब उनका क्वेश्चन बदल जाता है कि सर ऑर्डर दिला दो। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें ऑर्डर जो चाहिए तो उसके लिए तुम क्या कंट्रीब्यूट करो। मतलब जब तक आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, आपको कुछ भी हलवे की तरह एकदम से नहीं मिलेगा। उसके लिए भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, मतलब सजी सजाई चीज़ें नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, बाहर से बात करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंने मान लीजिए 3 बायर दे दिए डिफरेंट, एक दुबई का है, एक बायर जो है वो आपका अफ्रीका का है, और एक बायर सिंगापुर का है। क्या आप उन तीनों को एक साथ ट्रीट कर सकते हो? नहीं पॉसिबल। अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग बैकग्राउंड, उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। अगर जो सेफ्टी शूज आप अफ्रीकन्स के लिए बनाओगे वही आप सिंगापुर के लोगों के लिए नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, या हांगकांग के लोगों के लिए नहीं बना सकते, नहीं बना, उनके पैर के साइज अलग है। हाँ बिल्कुल, कल्चर, क्लाइमेट, बहुत सारे फैक्टर्स, काफ़ी प्रोडक्ट भी आए थे, जैसे फर्नीचर हो गया। जी जी जी, किसी के साइज अलग है। एग्जैक्टली, समझ गया। तो जैसे कि एक चीज़ और मैं इसमें जानना चाह रहा था कि अगर जैसे कोई इन्वॉल्व करता है तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स कैलकुलेशन जैसे वो सीखता है आपसे, तो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस में कुछ बातें अगर आप बता सकें कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है अगर आप मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में। देखिए मैंने आपको देसी फार्मूला जी, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट तो सबको पता है। जी जी, प्राइस कोट करने में जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर आता है जहाँ पे लोग थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, वो ये है कि वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं लगा पाते। उन्हें ये नहीं समझ पाते हैं, उसको समझने में तकलीफ हो जाती है कि इसमें कितने खर्चे कस्टम्स के आ जाएंगे, कितने खर्चे फ्रेट फॉरवर्डिंग के होंगे। अगर वो उसको पहले से इवेल्युएट कर सकें एक मार्जिन, तो एक बफर मार्जिन लेकर के, तो आप कर सकते हो, अच्छा मार्जिन कर सकते। हाँ मैं समझ गया। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने हर एक चीज़ अपना, जैसे हमें प्राइस कोड करना हो गया, डॉक्यूमेंटेशन ध्यान देना, प्रोडक्शन का ध्यान देना, ये सब मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से हाई एंड एकदम परफेक्ट कर रखा है। फिर भी कई बार मैंने नोटिस किया है कि बायर्स एडवांस दे देते हैं 60%, 50%, और बाकी की पेमेंट वो नहीं देते हैं।
तो उसमें कैसे एक एक्सपोर्टर अपने आप को कवर कर सकता है, कैसे अपने आप को बचा सकता है? एक्सपोर्टर्स के लिए इंडिया में एक बहुत शानदार महकमा है जिसका नाम है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। समझ लो। ये ECGC एक्सपोर्टर्स को उनके कॉमर्शियल रिस्क से सेफ गार्ड करता है। सेफ कॉमर्शियल रिस्क क्या है और कैसे सेफ गार्ड कर रहा है, एक सिंपल एग्जांपल से आपको बात बता रहा। मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेदर बैग्स, जी। जर्मनी में आपने एक्सपोर्ट करे, 50% एडवांस मिल गया, 50% पैसा नहीं मिला, बायर पैसे देने से मना कर रहे हैं, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, एफर्ट्स के बाद भी आप रियलाइज नहीं कर पाए पेमेंट। ऐसी सिचुएशन में जो कॉमर्शियल रिस्क है उनको ECGC सेफ गार्ड करता है, आपको एश्योर करता है कि वो उस आप पेमेंट उसको पेमेंट को रियलाइज करवा सकते हैं को वो ECGC आपको देता है। अच्छा, वो ECGC आपको अपनी तरफ से इंश्योर करता है। ECGC आपको पेमेंट करता है। अच्छा, ये इसके इसी के साथ अगर जब इंश्योरेंस की बात हो रही है, प्रोडक्ट पेमेंट इंश्योरेंस की जब बात हो रही है, तो इसी में मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्गो है, जो हमारा जो गुड्स जा रहा है जिसमें शिप वेसल में, तो वो जा रहा है बिल्कुल सीज के ऊपर, ओशियंस के ऊपर। तो वो जब ट्रैवल करता है तो उसको परफेक्ट वो नहीं है कि वो पहुंच ही जाएगा वहाँ पे, तो उसका रिस्क की कहाँ से गारंटी मिल सकती है? क्या वो भी ECGC ही रहता है? नहीं, देखिए ECGC यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, ECGC सिर्फ बायर के कॉमर्शियल रिस्क को सेफगार्ड कर रहा है। अच्छा। जो प्रोडक्ट है कार्गो का रिस्क, उसका अलग ट्रीटमेंट है। उसके लिए जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो मरीन इंश्योरेंस करती हैं, जैसे न्यू इंडिया भी करती है, इसके अलावा रिलायंस मरीन इंश्योरेंस करती है, तो उनका रोल आता है और फिर वो पॉलिसी देती है कार्गो की। इसमें डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं, कार्गो क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, और इस तरीके से वो पॉलिसी दी जाती है। अच्छा। वो कार्गो के, और उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सी टर्म्स उसमें कवर होंगी। अभी जैसे वॉर का एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है ना, अभी वॉर के एनवायरनमेंट में कौन सी पॉलिसी फेवरेबल होगी, वो कवर कर भी रही है वार को कि नहीं, पता चला कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो वार को कवर ही नहीं कर रही है, तो वो आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, उसके क्लॉजेस को समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपने कुछ बायर और सेलर के फ्रॉड्स और स्कैम्स को बताया आपने, इसमें और ऐसे कौन से स्कैम्स और फ्रॉड्स हैं जो एक्सपोर्टर अपनी ही इंडस्ट्रीज में बैठ के कर रहे हैं, GST हो गया बचाने के लिए, या अपना कोई भी इनकम कम दिखाने के लिए, कुछ भी इंसेंटिव ज़्यादा लेने के लिए, ऐसे कौन से स्कैम्स वो कर रहे हैं? देखिए, एक्सपोर्टर्स के एंगल में जो सबसे बड़ा गेम बनता है वो हो जाता है ओवर इनवाइसिंग का। ओवर इनवाइसिंग। अब ओवर इनवाइसिंग का मतलब ये है कि मैंने 100 रुपये की चीज़ बेची और उसको 150 दिखाया। अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ? क्वेश्चन ये है कि मैं क्यों कर रहा हूँ? 100 की चीज़ को 100 ही क्यों नहीं बता रहा हूँ? यही मैं भी सोच रहा हूँ। और 150 क्यों कर रहा हूँ? तो उसका रीज़न ये है कि कुछ जगह पर एक्सपोर्ट के ऑब्लिगेशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए हमने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया या कोई मशीनरी इंपोर्ट करी। अब मैंने मशीनरी इंपोर्ट करी और जो गवर्नमेंट की ड्यूटी बन रही थी, कस्टम ड्यूटी, वो मैंने नहीं दी। गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा लिया और उन्होंने कहा ठीक है, आप जो ड्यूटी आपने बचाई है आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के फॉर्म में उसको चुकाना पड़ेगा, यानी उतने वैल्यू का, उसके 5 टाइम्स का, या अलग अलग उसमें दिया हुआ है, उतना आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो जो मेरा ऑब्लिगेशन है मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए क्या बेहतर रास्ता पड़ेगा कि मैं प्राइसिंग के साथ छेड़छाड़ करूँगा। हाँ बिल्कुल, समझ गया। मैं फेक ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ, मैं फेक एक्सपोर्ट का वो दिखा सकता हूँ अपने ही किसी सिस्टम पे कि भाई इसको घुमा दो। आजकल काफ़ी न्यूज़ भी एक एक्सपोर्टर है उनके बारे में अभी इस समय नहीं चर्चा में भी चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया में अगर आप चाहें तो। देखिए, वो गुजरात के हैं जी। मैं तो सच बताऊं कि देखिए, हमें चीज़ों को ना बहुत अच्छे से समझना चाहिए पहले, बिना किसी जजमेंट के चीज़ों पे हम जाएं जी। मैं उनका भी एक पॉडकास्ट देख रहा था जी। जिसमें बहुत इंडिया के प्रभावशाली
और शिक्षक जगत से और बिजनेस एंटरप्रेन्योर जगत से जुड़े हुए बहुत मजबूत मजबूत लोग उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे। ओके, मैं समझ गया। तो मुझे लगता है कि कई बार जो लेक्यूना यानी कि गैप रह जाता है वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है किसी चीज़ को नहीं समझ पाने का। तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, और जो हमारी एजेंसीज हैं वो खुद इसकी मेरे समझ से बेहतर जांच करेंगी। तो अभी एक मतलब ये एक अर्ली अनाउंसमेंट हो जाएगा, हम लोग अगर इस बारे में कुछ जी 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 मैं समझ गया। मतलब हम अभी पूरा जब मौका तक पूरी पिक्चर नहीं पता हो तब तक उस बारे में बोलने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो थोड़ा सा गलत साउंड भी कर सकता है जी किसी और के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने एक चीज़ और ये सुनी है कि काफ़ी लोग स्टार्टिंग में एलसी के बारे में बहुत बात करते हैं, जितने भी नए एक्सपोर्टर होते हैं, और जितने भी मैं अधिकतर सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ तो लोग एलसी को बहुत इम्फोसाइज करते रहते हैं कि एलसी एलसी एलसी, ये क्या चीज़ है सर? देखिए एलसी जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट जिसका नाम है, ये यूसीपी 600 रूल्स हैं। इनको भी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही इसमें डील करता है। अब जिसने इनको टर्म्स बनाया है, समझ गया। ठीक है। अब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ही ट्रेड फाइनेंस पार्ट जो है वो इसमें आ जाता है। ट्रेड फाइनेंस पार्ट कैसे? यूसीपी के 600 के रूल्स हैं, वो ये बता रहे हैं, यूसीपी 600 ये बता रहा है कि जब पहला ट्रांजैक्शन करने जा रहा है कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर एक दूसरे से अनरिलेटेड है, नहीं जानते एक दूसरे पे उनका मतलब ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, एलसी के माध्यम से अपने बैंक को आगे कर देते हैं। अब वो बैंक डील करने लगता है। मैं आप पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके बैंक ने बोल दिया कि उदय पैसा नहीं देगा तो मैं हूँ, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ चीज़ें ठीक। ओके, तो इसमें हमारी बैंक्स भी हेल्प करती हैं? हाँ, बैंक इसमें हेल्प नहीं, आपको फैसिलिटेट करती है और उसके वो चार्जेस लेती है 5 से 6। अच्छा, मैं समझ गया, मतलब इसके चार्जेस भी हैं? जी, इसके चार्जेस। अभी वो फैसिलिटेशन हो गया, वो हेल्प नहीं हुई। यस, समझ गया मैं आपकी बात। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि ये फ्रेट फॉरवर्डर्स जो आप अभी बता भी रहे थे और सीएचएस, इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों से हमारा क्या रिलेशन है एक्सपोर्टर्स का? देखिए, जो सीएचए है उसे कस्टम हाउस एजेंट बोलते हैं जी। इसका दूसरा नाम है कस्टम्स ब्रोकर। ओके। और इसका तीसरा नाम जो बहुत कम लोगों को पता है वो है एफ कार्ड होल्डर। कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशंस है 2018 की। जी। ये कस्टम महकमा सीएचए का एग्ज़ाम कराता है हर साल अप्रैल में, और उस सीएचए के एग्ज़ाम को जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसके कुछ प्री क्वालिफिकेशन है कि ये आपके पास होना चाहिए। आप एमबीए हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यूए हो, तो आप ये एग्ज़ाम कर सकते हैं। क्लियर कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और इसके साथ साथ आपको क्योंकि कोविड में ऑनलाइन होने लगा था, सेंटर पे भी होता था पहले, कोविड से पहले वाले पीरियड में। फिर इसके बाद क्या है कि ये एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आपको एक इंटरव्यू भी पास करना पड़ता है। जब आप ये दोनों चीज़ें पास कर लेते हो तो आपको कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से एक कार्ड मिलता है जिसे एफ कार्ड बोलते हैं, और वो कार्ड लेकर के ही आदमी कस्टम ब्रोकर बन पाता है। इनका रोल क्या है कि ये एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बिहाफ पे काम करते हैं। काम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो शिपमेंट्स हैं उनका कस्टम क्लियरेंस अरेंज करते हैं। कस्टम क्लियरेंस ऐसे अरेंज करते हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डर्स का क्या काम रहता है? फ्रेट फॉरवर्डर जो है उदय जी, उसका काम ये है कि जो कंटेनर शिपिंग लाइन है वहाँ से कंटेनर को पिक करना, पिक करने के बाद ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, किस शिपिंग लाइन से भेजा जाएगा, उसका रूट क्या होगा, कितना ट्रांजिट टाइम लगेगा, तो इसके लिए फैसिलिटेट करता है फ्रेट फॉरवर्डर। अच्छा, तो हमें एक ही टाइम पे दोनों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? जी, फ्रेट फॉरवर्डर और सीएचए आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, चाहे एक्सपोर्ट शिपमेंट करिए चाहे इम्पोर्ट शिपमेंट करिए। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या हमको दोनों से बराबर शेयर करने पड़ेंगे कि हमको सीएचए से थोड़ा सा ज़्यादा? देखिए, दोनों का अलग अलग डॉक्यूमेंट है, अलग डॉक्यूमेंट्स हैं और काफ़ी लंबी डिटेल्स हैं उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको जैसे बताऊँ, मान लीजिए आप कोई शिपमेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब आप उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या इंपोर्ट किया, आपने बोला कि मुझे रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्ट करने हैं चाइना से। अब आप उसे इंपोर्ट कर रहे हो तो वो वेसल के माध्यम से शिपमेंट आ रही है, मान लेते हैं सी शिपमेंट। सी शिपमेंट के बाद जब वो आएगी हमारे इंडियन टेरिटोरियल वाटर को वो करेगी, तो अब हमें
वो जो कंटेनर आया है उसका कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सीएचए का रोल ये होता है कि वो उस कस्टम अथॉरिटीज से जुड़े होते हैं, पूरा एग्जामिनेशन होता है, कंटेनर को खुलवाते हैं, चेक कराते हैं। उनका स्टाफ होता है दो तरीके का, एक तो वाइट कलर जो अंदर काम कर रहे हैं सीएचए के ऑफिस में, दूसरे पोर्ट पे भी उनके स्टाफ होते हैं जो इस तरीके का काम की शिपमेंट को इंस्पेक्शन में असिस्ट करते हैं, देखते हैं कि लोड कंटेनर सही से हो गया कि नहीं हो गया, उसको खुलवाना बंद करना और पोर्ट से संबंधित कार्य वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जी। तो एक चीज़ मैं ऐसे कंटिन्यूटी में आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि कई लोग अभी मार्केट में या अपनी इंडस्ट्री में कह रहे हैं हम लोग, काफ़ी लोग ये चीज़ क्लेम करते हैं कि हम आपको पोर्ट पे ले जाके कंटेनर दिखा देंगे, हम आपको पूरा काम सिखा देंगे, आपका कोर्स ये मान के चलिए हफ्ते भर में या एक महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। देखिए मुझे तो लगता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस की जो नॉलेज है ना, वो एक बहुत बड़ा महासागर है। महासागर। और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके के क्लेम कर रहा है कि वो सब कुछ जानता है तो वो बात सही नहीं है। चाहे मैं ही क्यों ना बोलूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस में सीखते हैं और सीख करके आगे बढ़ते हैं, गलतियाँ भी करते हैं लेकिन सीखते हैं। अब दूसरे तीसरे इंस्टीट्यूट या अकेडमीज क्या बोल रही है, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता कि कोई 1 घंटे में भी सिखा रहा है, कोई 2 घंटे में, कोई 3 दिन में, लेकिन मेरा जो अपना प्रोसेस है, मुझे ये मानना है कि इसमें आपको कम से कम 3 महीने का समय चाहिए होगा एक फाउंडेशन बनाने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए। 3 महीने का समय चाहिए होगा, वो भी तब जब आप इसमें फुल्ली रेगुलर और बिल्कुल फोकस के साथ रहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कई लोग, जैसे कि मैं आपके इंस्टीट्यूट को लेकर पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल तभी कर सकते हैं जब वो आपके लोकेलिटी के आसपास के ही हो, कि वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप? नहीं, इवन इंडिया के बाहर से भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आप चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी डिटेल्स आप मैसेज करिए जी। मैसेज करने के बाद हमारी टीम आपसे अप्रोच करती है। अप्रोच करने के बाद जो हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं उनमें अपडेशन भी होता है, तो उन प्रोग्रामों की डिटेल शेयर करते हैं। आप अपनी मर्जी से आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। हम बच्चों को बहुत डे 1 से ये बात क्लियर कर देते हैं कि कोई फॉल्स होप नहीं देते हैं, उन्हें रियलिटी बताते हैं कि ये एक टैंगो है। टैंगो मतलब दोनों लोगों को डांस करना पड़ेगा कभी, क्योंकि कई बार बच्चे इस तरीके से चीज़ें चाहते हैं कि बिल्कुल उनको तुरंत इंस्टेंट चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आपने ऐसे बताया था कि बाहर दिला था। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है, आपको समय लगेगा, आप पूरे प्रोसेस को समझो। जब प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, जब यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर आप ऑटोमेटिकली चीज़ को क्रैक करेंगे, खुद ही रोड मैप बन जाएगा। रोड मैप बनेगा। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बाकी आपकी डिटेल्स जो भी हैं वो मेंशन कर दूंगा मैं, ताकि जो भी इनरोल करना चाहते हैं, जो भी आपसे कनेक्ट करके अपनी क्वेरी शेयर कहीं से भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आप कानपुर और कानपुर के आसपास के क्षेत्र पे हैं तो एकेडमी में भी आपका स्वागत है। इवन ओवरसीज स्टूडेंट भी हमसे क्लास ले सकते हैं, जो कि NRIs हैं या कोई बाहर से वो कर रहे हैं। समझ गए जी। तो अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चंस में। बहुत ज़रूरी जानकारियाँ आपने दी हैं इस पॉडकास्ट में। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक्सपोर्ट बिजनेस में आज 2026 में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आपका इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। जी जी जी। आप देख रहे हैं कि एक महायुद्ध, महासंग्राम पूरी दुनिया में चल रहा है, तो क्या ये ग्लोबल ट्रेड के लिए स्कोप रहेगा या चीज़ें खत्म हो जाएंगी? जी। तो देखिए, इसमें 2 पक्ष हैं। पहली बात ये समझिए कि जब कहीं विनाश हो रहा है, जहाँ कहीं मारामारी चल रही है, तो एक डिसरप्शन तो है, लेकिन जब ये चीज़ें शांत होंगी तो इकोनॉमी को भी रिज्यूम करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी प्रेशर से काम होगा। जी, उसे रिज्यूम करना पड़ेगा और रिज्यूम करने के बाद रिसोर्सेज और पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। हर कंट्री के पास अपना कुछ एक स्पेशल प्रोडक्शन है जो उसे एज दे रहा है, तो वो एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी जब ये वॉर रुकेगा, ये संभावनाएं और आपदा में अवसर जो है वो बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। जैसे कि फ्रेट के रेट देखिए आप बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ट्रेड नहीं बंद हो रहा। ट्रेड चलेगा, मे बी थोड़ा सा टाइमिंग के लिए एक स्लोनेस आ सकती है, आ भी रही है, लेकिन वो फिर से उछाल मारेगी। ओके,
तो इसमें एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि एक एक्सपोर्टर्स को क्या स्किल्स अपने में डेवलप करनी चाहिए जो वो हर एक चीज़ को बारीकी से समझ पाए, सीख पाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। देखिए मैंने वही ये एक्सपोर्टर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। एक्सपोर्टर की प्रॉपर्टीज़ की जब बात करेंगे तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ों पे बात करेंगे। पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि आप हो कैसे एक्सपोर्टर। आप स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्टर हो या आप एक्सीडेंटल एक्सपोर्टर हो। स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्टर का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक क्लैरिटी है कि हम किन प्रोडक्ट्स पे डील कर रहे हैं, हम किन प्रोडक्ट्स पे डील कर रहे हैं। सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। तो अब स्ट्रैटेजिक का मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कानपुर की लेदर सेफ्टी शूज़ का। मैं सेफ्टी शूज़ में काम ब्राइटनेस की बढ़ा दें। ठीक। हाँ मान लीजिए कि मैं एक कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ कि किसी प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। अब इस प्रोडक्ट पे जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास एकदम से क्वेरी आ गई कि मुझे आलू चाहिए। अब वो एक्सपोर्टर ने बोला अच्छा आलू वाला, तो आलू की तरफ चला गया। अच्छा, वो स्टार्टिंग में सेफ्टी शू। हाँ। अब अगर इनको रिक्वायरमेंट आ गई आलू हाँ, तो आलू पे चले गए। आलू पे चले गए। फिर किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं फार्मा प्रोडक्ट्स पे चले जाओ, वहाँ पे अच्छा वो फार्मा की तरफ जंप कर गए। तो वो क्योंकि माइंडसेट क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो वो जंप करते रहते हैं। इसीलिए एक्सीडेंटल यानी एक्सीडेंट से बन रहे हैं, गलती से बन गए। गलती से बन रहे हैं। और स्ट्रैटेजिक वो है कि जिसके पास वो अगर मान लीजिए सेफ्टी शूज़ में काम कर रहा है तो मना कर देगा नहीं नहीं ये मेरा एरिया ही नहीं है, ये मेरा, मैं इसमें काम नहीं करता हूँ। तो आपको इस बिजनेस में ना बोलना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, समझ गया। यस, यू नो, यू आर नॉट ए यस मैन, यू आर नॉट ए यस मैन हियर, आप यस मैन नहीं। समझ गया। तो यहाँ काफ़ी लोग एक्साइटमेंट जैसे ये तो बहुत ही मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ऐसा साउंड करता है कि आप नया बिजनेस सीखें और आपको नए बिजनेस में किसी बायर ने अप्रोच कर दिया या आपको वो रिप्लाई कर दिया, तो काफ़ी नए जो निर्यातक हैं तो वो तो एक्साइटमेंट के मारे तो चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ों की बारीकियों को नहीं समझते। तो उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको शुरुआती तौर में अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए करनी चाहिए? जी देखिए, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 360 डिग्री पे अवेयरनेस को बढ़ाओ। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी होगी हमारे क्लैरिटी बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ी होगी तो कन्फ्यूज़न अपने डाउन पे होगी, कन्फ्यूज़न डाउन पे होगी तो आपका डायरेक्शन भी सही चलेगा। समझ गया। आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़ करके सीधे कंक्लूजन पे जंप मत करो, एकदम से कोई चीज़ का निष्कर्ष मत निकालो, आप प्रोसेस को समझो और जो स्टेपिंग्स हैं उन पे ध्यान दो। समझ गया। जो वो आप स्टेप्स कई बार आपको डिटरमाइन कर देंगे या वो भी बता देंगे कि यहाँ पे रेड फ्लैग है। हाँ, जैसे आपने बताया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, हाँ ऐसा उसको आप लेके चलो थ्रू आउट अपने बिजनेस में, तो आप कहीं भी नहीं फंसोगे, चाहे आप बाहर से। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी एकेडमी में। जी। हमारे यहाँ नो डिस्काउंट पॉलिसी है। ओके जी। नो डिस्काउंट पॉलिसी का मतलब ये कि मैंने कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया आज तक। समझ गया। आप कोई डिस्काउंट नहीं दिया। मेरे पास बहुत बार ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने बोला अरे सर देख लो सर प्लीज़ मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसे, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि मैं डिस्काउंट दूँ। अब मेरा SOP ये है कि यार यहाँ पर डिस्काउंट का है ही नहीं सिस्टम, तो मैं उनको बाय बोल देता हूँ और क्योंकि हाँ, मतलब आपको चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी, पड़ गया। सकती है। समझ गया मैं आपकी बात को कि कई बार आपको अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होगा कि दूसरे आपको हाँ, दूसरे आपको की तरह नचाने लगे अपनी चीज़ों को। समझ गए। तो नहीं, उसमें जिम्मेदारी भी रहती है कि आप अपनी चीज़ों को उस तरीके से रखो कि आपकी चीज़ों को कोई सवाल ना कर पाए हमेशा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं इसको बहुत तरीके से समझ गया। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन जो आपसे मेन करना चाहता हूँ और उसके बाद में केस स्टडी आपसे जानना चाहूँगा। पहला मेरा जो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्यों 90% एक्सपोर्टर्स फेल हो जाते हैं? यही बता दूँ सारी चीज़ें। बता दीजिए, इतना स्पेशल पॉडकास्ट है आपके लिए। 90% एक्सपोर्टर फेल जो हो जाते हैं उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है कि उनकी ड्राइव कन्फ्यूज़न से शुरू होती है। ओके। मतलब उनकी ड्राइव जो जनरेट हुई, जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वो है उनके मामा मौसी और फ्रेंड्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
तो वो उनको देखी 90% लोग आते हैं। आप पूछो, मैं पूछता हूँ जब भी कोई नया बच्चा आता है उसका मैं पूरा एक इवेल्युएशन करता हूँ, एक असेसमेंट बनाता हूँ। मैं पूछता हूँ तुम्हारी ड्राइव है क्या, तो पता चलता है कि भैया सर मेरे ना मामू वहाँ पे है दुबई में और वो कर रहा है एक्सपोर्ट, तो मैं भी करना चाहता हूँ, या मेरे मौसी के बेटा है वो कर रहा है तो मैं उसके साथ भी करता हूँ, फ्रेंड है। तब हम लोग देखा देखी इसमें कूदने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये भी है, जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन इतना ओवर फ्लडेड है, इंफॉर्मेशन इतना, आपका माइंड ब्लॉगिंग हो जाती है, पूरा डिस्टर्ब कर देती है, जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हाँ, जितनी वीडियो देखो उतनी वीडियो की आगे रिकमेंडेशन बढ़ी रहती है। मतलब कोई ऐसी जगह मैंने अभी तक नहीं देखी, मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी थी इस बारे में। तो जो मैं सवाल लेके बैठा हूँ, तो ये सवाल मेरे खुद के भी थे कि मैं एक क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ तो फिर दूसरा रिकमेंडेशन आ गई, वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं कहाँ जाके हर एक चीज़ के बारे में किससे पूछूँ जो मुझे एक ही जगह पर रह के पूरी चीज़ें एकदम क्लियर कर दे। तो मुझे एग्जाम्पल से पूछिए आप मैक्सिमम चीज़ें क्लियर करने के लिए। हाँ, मेरे को आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। मेरे आपने ऑफ कैमरा भी काफ़ी चीज़ें मेरे को क्लियर करी इस चीज़ को लेके, और मैं काफ़ी चीज़ों को नया तरीके से देख पाया, नया नज़रिया मेरे को मिला। और इसके बाद मैं आपसे एक आखिरी केस स्टडी करना चाहूँगा जो ऑफ कैमरा आपने मेरे को एक बार शेयर करी थी। इसमें आपने उस बच्चे के बारे में बताया था जो ज़्यादातर पेमेंट अपनी बर्बाद कर दी थी जिसने, और उनको एडवांस पेमेंट आ रखी थी, ज़्यादातर पेमेंट उन्होंने बर्बाद कर दी थी, और आपको एक छोटी सी पेमेंट कंसल्टेंट की करने के मना कर दिया और अपनी चीज़ों को और बढ़ाते गए और चीज़ों को इग्नोर करते गए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, लगभग आज से 5-6 साल पहले जब ये कोविड वाला सिस्टम जी, था। कोविड वाले सिस्टम में NBR ग्लव्स आते थे, रबर के ग्लव्स, हाँ, उनका समझ बहुत गया। यूजेस बढ़ गया था। फिर हैंड सैनिटाइजर और PP किट वगैरह आ गई थी। अब वहाँ पे भी स्कैमर्स को बहुत मौका मिला। उन्होंने NBR ग्लव्स के जो रेट्स थे वो इतने बिल्कुल नॉमिनल कर दिए, बिल्कुल लोअर पे डाल करके रख दिया। मतलब वो पॉसिबल भी नहीं। हाँ, पॉसिबल ही नहीं, $0.01, मतलब बहुत ही कम प्राइस में उसको ला करके $0.01 हाँ, मतलब इस तरीके से बनाया पूरा पिक्चर। और उन्होंने पूरा गेम ऐसा खेला कि भाई ये शिपमेंट जो है ये इमीडिएटली इसमें एक्शन लो, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि आप तुरंत एकदम मतलब जंप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने यही सिस्टम किया, कुछ लोगों को अपने कार्टन में शामिल किया, और शामिल करने के बाद वो ऐसे ही बोगस पिक्चर और इमेजेस वगैरह वीडियो वगैरह दिखा करके कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इसको खो दिया आज ही यस नो बोलिए, नहीं तो ये खत्म। अब मैं एक बात आपको बता दूँ, आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि बहुत ज़्यादा शार्प एज पे हमें काफ़ी करना होता है। शार्प एज का मतलब कोई चाकू की नोक पे रखवा करके गले में काम कराने वाले लोग, या इस तरीके के ऑफर बनाने वाले लोग। जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत से लोग ऐसे हैं, जब आप एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए आप एक स्मार्ट बोर्ड खरीद रहे हैं, अब बोलते सर आज ही इसको बताओ तो मैं बहुत बढ़िया डिस्काउंट बना दूँगा। अब वो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जल्दी से फैसला करो और मेरा प्रोडक्ट लो। वो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाह रहे हैं कि आप इवेलुएट कर लो कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, कंपेयर कर लो और फिर लो। तो यहाँ पे आपको अपनी सूझबूझ रखनी पड़ेगी एज ए बायर। आपकी जो राइट्स हैं, आपको जो चीज़ों को खरीदने के पहले जो क्लैरिटी चाहिए होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। हम अपने एकेडमी में ये भी समझाते हैं। तो उनकी केस स्टडी में जैसे कि उन्होंने, आपने जिनके बारे में बताया था कि उन्होंने 70-60% पेमेंट अपनी यूज़ करने के बाद वो आपके और मिले थे, और उन्होंने कंसल्टिंग फीस को मतलब वो एक तरीके से वो एक्चुअली में उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे। ओके, डॉक्यूमेंट थे नहीं, और उन्होंने ओवरसीज बाहर से पैसे उठा लिए। उनको लग रहा था कि ये जो सामान है, क्योंकि वो कुछ सैंपल वैम्पल अपने साथ ले गए थे फॉरेन में, और दिखा करके उन्होंने बोला मैं प्रोवाइड करा दूँगा। उनको उसके पीछे की गेमिंग ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली कैसी चीज़ें वो वर्क करेंगी, और वो पैसा उनसे खर्च भी हो गया। अब खर्च भी हो गया, और पैसे की तो खासियत ये है कि वो जैसे जैसे गायब होगा फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपने टाइमली डिलीवरी नहीं दी। तो एक एक्सपोर्टर को ना बहुत फोकस करना चाहिए कि वो अपने कमिटमेंट को लेकर के, डिलीवरी को लेकर के काफ़ी अलर्ट रहे। वो काम ही उठाए जो वो कर सकता, फॉल्स उसमें ना जाए तो ज़्यादा बेहतर। और चीज़ों को समझ के उसे समझ कर,
और एक चीज़ और भी बोल रहा हूँ इसी कंटिन्यूटी में, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ निकल रही है कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी को राइस सप्लाई कर रहे थे और राइस के आपके पास जो है, आपने एग्जांपल के तौर पे आपके पास 18 टन राइस पड़ा हुआ है और 2 टन कम पड़ रहा है, आपके पास अभी नहीं, उस वो क्वालिटी का नहीं है जो आपके पास, जो आपको उसको देना है। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये मत